सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे 2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आर्मंड डुप्लांटिस को। तो सन 2000 में शुरू हुए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक माना जाता है और अभी 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया आर्मंड डुप्लांटिस को। वे स्वीडन के पॉल वॉल्टर हैं। पॉल वॉल्टर एक खेल होता है, उससे ये संबंधित हैं, वो खेलते हैं, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ और अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट हैं ये। अच्छा, इनके अलावा अगर स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया, तो सिमोन बाइल्स को, जो कि अमेरिका के जिम्नास्ट हैं। और सिमोन बाइल्स से भी आपको बता दूं कि चौथी बार उनको ये अवार्ड मिल रहा है। वहीं टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रियल मैड्रिड को, जो कि स्पेन की एक फुटबॉल टीम है। और रियल मैड्रिड से आपको याद भी आएगा कि इस साल का बैलन डियोर का बेस्ट टीम का अवार्ड भी इसने जीता था। बाकी और भी अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन और बेस्ट टीम का जो अवार्ड है वो किसे मिला। बाकी और भी अवार्ड है, उसकी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, वो आप चाहो तो रीड कर सकते हो। पीडीएफ में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप रीड कर सकते हो। और ये पुरस्कार कहाँ पे दिए गए? अभी मैड्रिड स्पेन में दिए गए, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। एक ये वाला भी अवार्ड देख लेना, स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो आंसर होगा समर अबू एलॉफ को। तो समर अबू एलॉफ जो कि एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं और उन्होंने अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। एक्चुअली में उन्होंने मार्च 2024 में गाजा शहर में इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो देने वाले एक गाजा बच्चे की फोटो खींची थी और उसी के लिए इनको ये अभी सम्मान मिला है, फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी 2024 में भी हमने पढ़ा था, एक फिलिस्तीनी फोटो पत्रकार थे मोहम्मद सलेम। उन्होंने गाजा में मारी गई एक 5 वर्षीय बच्ची को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर खींची थी और उसी के लिए उनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला। और इस बार मिला है समर अबू एलॉफ को, ये फिलिस्तीनी पत्रकार हैं। और इस पुरस्कार में, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10,000 यूरो दी जाती है। इस बार ये कहाँ पे दिए गए? कतर के दोहा में, जो कि इस बार इसका 68 नंबर का संस्करण था इस पुरस्कार का। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना को शुरू किया है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर अभी पुणे में शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर के ये योजना शुरू कर रही है। ये अभी महाराष्ट्र के 8 जिलों में लागू की जाएगी। वो 8 जिले हैं नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और नासिक में। यहाँ पे महिलाओं को 10,000 ई रिक्शा बांटे जाएंगे। तो इस योजना को लाने का उद्देश्य है राज्य में वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। अभी मैं आपको महाराष्ट्र लेकर के चलूंगा, उससे पहले एक प्रश्न इसी तरह से बन जाता है कि भारत का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखना, माटुंगा रेलवे स्टेशन है जो आपको मिलेगा मुंबई में। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। लेकिन याद रखना, एक नोट करने वाली बात है, ये पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित स्टेशन नहीं है। मतलब बाकी जो विभाग होते हैं वहां पे पुरुष कर्मचारी काम करते हैं। तो फिर यहां से एक और प्रश्न बन जाता है कि बताओ भैया, पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? फिर तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर का है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, लग्यात मैंने आपको बता दिया। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, इसकी कैपिटल होती है मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए, गवर्नर है सीपी राधाकृष्ण। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को।
तो हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार इसे हमने 1970 में मनाया था। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अच्छा, इसके अलावा एक और डे जो है वो 21 अप्रैल का है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, इंटरनेशनल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में हमने मनाया था 21 अप्रैल को, वो भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अभी हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा भूटान ने। क्रिप्टो करेंसी मतलब पता है ना, एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है या वर्चुअल करेंसी आप बोल दो। ये कंप्यूटर में ही रहती है, कंप्यूटर में ही आप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो इसको। और पूछे ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर ये काम करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपने सुना होगा, बिटकॉइन। सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है ये बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, इसी के साथ आपने एक शब्द और सुना होगा, माइनिंग। अगर कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानना चाहोगे तो एक माइनिंग शब्द आप जरूर सुनोगे। ये आप कह सकते हो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है, या यूं कह दूं कि माइनिंग एक तरह की डिजिटल खुदाई है जिसमें जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके नए डिजिटल सिक्के या टोकन बनाए जाते हैं। और वो कंप्यूटर्स, वो सुपर कंप्यूटर्स रात दिन काम करते हैं, रात दिन लगातार चलते रहते हैं, तब जाकर के ये टोकन बनते हैं, या यूं कह दूं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, ये क्रिप्टो करेंसी बनती है यूं कह दूं। तो अगर इन कंप्यूटर्स को रन कराने के लिए, भाई कंप्यूटर चलेंगे तो एनर्जी उनको चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है? तो सुनना, अगर इन कंप्यूटर्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होगी, अक्षय ऊर्जा होगी, तो उससे बनने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसे ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी। जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो हाइड्रोजन बनाने की तकनीक है, अगर उसमें हम अक्षय ऊर्जा का, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के केस में भी है। तो यहाँ पे भूटान क्या कर रहा है? जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी का उपयोग कर रहा है इन ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार मैं आपको भूटान भी लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल होती है थिम्पू, करेंसी इंडियन रुपी भी चलती है, एनगल ट्रम वहां की करेंसी भी चलती है। शेरिंग टोब के यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए और किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार में महिला संवाद अभियान को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ना और उनकी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। इस इनिशिएटिव का टारगेट है 20 मिलियन महिलाओं से जुड़ना। इसमें महिलाओं को वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड और प्रोटेक्शन की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और महिलाओं के बीच में डायरेक्ट बातचीत इसके माध्यम से करवाई जाएगी। तो यह है महिला संवाद कार्यक्रम या महिला संवाद अभियान, शुरू किया बिहार ने। तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल हो गई पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है? 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, और जल्दी जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है, और रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये चीन में बनाया गया है। इसका नाम रखा है हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज। ये चीन के गुइजू प्रोविंस में स्थित है और जल्दी इसे चालू कर दिया जाएगा। ये एक रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की अगर हाइट की बात करेंगे तो 625 मीटर ये ऊंचाई पर है, या फीट में बात करोगे तो 2051 फुट ऊंचा है ये। और इसकी हाइट को अगर आप तुलना करना चाहोगे तो जो एफिल टावर है, लगभग 330 मीटर ऊंचा एफिल टावर है, और ये उससे भी लगभग 200 मीटर और ऊंचा है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है अभी चाइना ने। अगर भारत में बात करूं सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? चेनाब रेल ब्रिज है, जिसपे अभी काम चल रहा है, जम्मू कश्मीर में है। ये 359 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1178 फुट ऊंचा है। चेनाब नदी के ऊपर है ये। और आप कह सकते हो ये एक रेल ब्रिज है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये चेनाब रेल ब्रिज, जो कि भारत का है। अब बात यहाँ पे चाइना की हो रही है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल हो गई बीजिंग। बीजिंग में आपको एक तो याद रखना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी हो गई रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है
फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि गरिया पूजा जो महोत्सव है या उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। तो गरिया पूजा ये त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है। तो पशुधन और धन के देवता जो हैं भगवान गरिया, उनकी इस त्योहार में फूलों और माला से पूजा की जाती है, उनको समर्पित ये त्योहार है, गरिया पूजा इसको कहते हैं। अब त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल हो गई अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक शाह हो गए, गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा। तो आंसर होगा अमरावती। तो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। इसके लिए 2700 मेगावाट बिजली उत्पादन ये सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से और जल ऊर्जा यानी कि हाइड्रो एनर्जी से बनेगी, जो कि एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अमरावती शहर है जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, यहाँ पे जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा, जो भी बिजली आएगी, वो बिजली का इसे बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, हाइड्रो एनर्जी से, वो अक्षय ऊर्जा से बनेगी। ठीक है, और इस तरह से पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला ये दुनिया का पहला शहर होगा जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रही बाबा बौखनाग सुरंग ये कहां पर स्थित है। तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की ये एक सुरंग है जिसका नाम वैसे तो सिलक्यार सुरंग है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग है। तो अब इसके पूरा हो जाने से जो गंगोत्री और यमुनोत्री है इनकी बीच की जो दूरी है वो 31.5 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे दोनों पवित्र स्थलों के बीच संपर्क बढ़ेगा। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में बाबा बौखनाग मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पे अब इस सुरंग का नाम रख दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। और एक बार पहले भी ये सुरंग चर्चा में रह चुकी है। वो बात है नवंबर 2023 की, जब इस सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और उसमें जो मजदूर थे, लगभग 41 मजदूर थे, वो अंदर फंस गए थे। 17 दिन तक वो अंदर फंसे रहे थे। 17 दिन बाद उनको बाहर निकाला गया था। रेट होल तकनीक का इस्तेमाल कर बाहर निकाला गया था। तो यह है अब बाबा बौखनाग सुरंग, ये चर्चा में है। और कहां पर है? उत्तराखंड में है। क्यों है चर्चा में, मैंने आपको बता दिया, नाम बदला गया है। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया? अजय भूषण पांडे को। और सिविल सर्विस दिवस अभी मनाया गया 21 अप्रैल को। फिर हमने देखा भी डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पर बनाया गया? लद्दाख में। पोप फ्रांसिस जिनका भी निधन हो गया, वे किस देश से थे? अर्जेंटीना। किसके साथ मिलकर भारत निसार मिशन लॉन्च करेगा? नासा। एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का है। वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? राम मोहन नायडू। चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में भेजा जाएगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा किर्गिस्तान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।